दोस्तों इस वीडियो सीरीज में मैंने आपके साथ स्टॉक ऑप्शंस को लेकर बहुत सारी डिस्कशन करी है, जहां पर इनलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस को कैसे ढूंढा जाए, आपके लिए कौन से टाइप के स्टॉक ऑप्शन सही हैं, या फिर आपके लिए इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए, और इसके अलावा ऑप्शंस की कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। दोस्तों उन सारी बेसिक चीजों को डिस्कस करने के बाद आज हम पहुंच गए हैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट पे, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने ना सुना होगा ना सोचा होगा, लेकिन आई हैव पर्सनली ट्राइड दिस कॉन्सेप्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वन लेवल अबव द technical analysis. What we are discussing today or what we are going to discuss today is called statistical और quantitative analysis, और हम stats और quantitative analysis को यूज करके आज एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक और इंडेक्स दोनों को साथ में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में मार्जिन है तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ मेकिंग मनी बाय हेजिंग योरसेल्फ। आप ओवरनाइट अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क भी कैरी नहीं करेंगे और आप अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपको ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी बिगिनर। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इस स्ट्रेटजी को आप आज फॉलो ना कर पाए, अगले एक साल तक फॉलो ना कर पाए, लेकिन वंस यू हैव मेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बड़ा प्रॉफिट एट अ स्लाइटली लोअर रिस्क जनरेट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। वैसे मैं इस स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्जिन रिक्वायरमेंट कम भी कर सकते हैं, किस तरीके से आप थोड़े से कम मार्जिन में भी इस स्ट्रेटजी को प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी। दोस्तों इस टाइप की स्ट्रेटजी आपको जान के हैरानी होगी कि इस टाइप की स्ट्रेटजी ज्यादातर हेज फंड्स या बड़े इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं, और इसी का छोटा वर्जन हम अपने अकाउंट में ट्रेड करने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी समझने में उतनी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊं। बिफोर आई प्रोसीड कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी उतने ही अच्छे तरीके से काम करती है। एंड लेट मी ऐड वन मोर थिंग हियर, ऑल्दो इस वीडियो में हम स्टॉक ऑप्शंस की बात करेंगे, इस वीडियो में हम इंडेक्स की बात करेंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजी को कमोडिटी मार्केट में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। आपको मालूम है गोल्ड का सबसे छोटा प्रोडक्ट इंडिया में कौन सा है और उसमें कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है? गोल्ड का सबसे छोटा प्रोडक्ट गोल्ड पेटल है, और इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट धन के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ 700 कुछ रुपए की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब आप 700 रुपए कुछ में आप गोल्ड पेटल को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि कमोडिटी मार्केट में छोटे लॉट साइजेस अवेलेबल होते हैं, इसलिए वहां पर अगर आप बिगिनर हैं तो ट्राई वहां पर कर सकते हैं, और इवेंचुअली जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो तो आप यहां पर इस स्ट्रेटजी को इक्विटी मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जिस स्ट्रेटजी के बारे में आज मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वो स्ट्रेटजी बहुत ही खास स्ट्रेटजी है, जिसको हेज फंड्स बोलते हैं लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, लेकिन टेक्निकल नाम उसका होता है पेयर ट्रेडिंग या फिर रेशो ट्रेडिंग। दोस्तों यहां पर हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो जनरली साथ साथ चलते हैं। स्टैटिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और शॉर्ट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब दे आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। निफ्टी के अगर हम 50 स्टॉक्स लेते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% कंट्रीब्यूशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज का होता है। इसका मतलब बैंक निफ्टी के ऊपर जाए बिना निफ्टी का ऊपर जाना इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है, निफ्टी अगर नीचे जा रही है तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, हिस्टोरिकली ये नोटिस किया गया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या फिर हम सिंपल वर्ड यूज करें कोरिलेशन, इज जनरली मोर देन 0.85, मतलब 85% टाइम्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में चलते हैं। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर साथ में चलते हैं, जिस तरीके से कॉपर और निकल साथ में चलते हैं,
जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी साथ में चलते हैं, उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी साथ में चलते हैं। ठीक उस तरीके से हम निफ्टी और रिलायंस की बात करें तो वो भी साथ में चलते हैं। और दोस्तों यहां से हमारी स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। हमें चूज कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट जिनका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हाई हो, एटलीस्ट 0.85 हो, 0.9 हो तो बहुत अच्छी बात है, 0.95 हो, 92 हो, 93 हो, ऐसा कोरिलेशन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस की, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस पे एनीवेज रेगुलेटर ने अभी रिसेंटली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन आप स्टॉक ऑप्शन में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। आइए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा रिलायंस और निफ्टी का। यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं धन के टीवी कंसोल पे। इस पूरी स्ट्रेटेजी में हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 2 आवर का यूज करेंगे। वैसे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो 1 आवर का कर सकते हैं, 1 डे का कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली 2 आवर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। और यहां पर हम चार्ट लगा लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। दोस्तों क्योंकि हम यहां पर स्टॉक ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन इंडेक्स ऑप्शंस, हमारा फोकस यहां पर स्टॉक ऑप्शन में रहेगा। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि इस हाई से यहां तक रिलायंस में हमें अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। फॉर सम रीजन स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा मूव नहीं किए, और इसी पीरियड में अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में भी हमें अच्छी खासी वीकनेस यहां पर देखने को मिली है। दैट्स ओके। लेकिन अगर हम वापस चलते हैं रिलायंस के स्टॉक पे, रिलायंस के स्टॉक की ये डाउनवर्ड मूवमेंट 8 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, और निफ्टी की जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो 26 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। इस पीरियड में निफ्टी ऊपर भी गई जबकि रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि रिलायंस और निफ्टी का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया था, वो संतुलन में रहा नहीं था, वो दोनों डेविएट हो गए थे। तो जो कोरिलेशन मोर देन 0.8 रहा करता था, 80% से ऊपर रहा करता था, वो कोरिलेशन बिगड़ गया था यहां पर, और यहां पर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। खैर एनीवेज आपको बार बार कोरिलेशन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर आप कोरिलेशन देखना चाहते भी हैं तो यहां पर इंडिकेटर्स में जाकर आप कोरिलेशन निकाल भी सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल अगर आपको निफ्टी का रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ निकालना है तो यहां पर आप नोटिस कीजिए इस समय कोरिलेशन 0.85 चल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। इस बीच में ये कोरिलेशन 0.89, 0.99, 0.95 हमेशा से आप नोटिस कीजिए ये बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन रहा है। खैर हमें इस डेटा की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिंग मैंने ऑलरेडी अपने एंड पे कर रखी है, और मैंने आपको सीधी सीधी इंफॉर्मेशन बता भी दी है, सो दैट आपको ये एफर्ट ना करना पड़े। अब दोस्तों यहां पर स्ट्रेटेजी कहती क्या है? स्ट्रेटेजी बहुत ही प्लेन है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक बार आपके सामने ऐसे स्टॉक्स मिल गए तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, मैं यहां पर रिलायंस का चार्ट अप्लाई कर देता हूं, और रिलायंस के चार्ट के साथ साथ मैंने यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई किया। मैंने यहां पर टाइप किया कंपैरेटिव, तो एक इंडिकेटर आ गया कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये बताएगा रिलायंस का रिलेटिव स्ट्रेंथ किसी भी प्रोडक्ट के साथ कितना है, और मैंने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लिया और मुझे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ निकालना है निफ्टी के साथ। बाय डिफॉल्ट इसमें निफ्टी फीड हुआ होता है, लेकिन अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे इसको चेक कर रहे हैं, आप सिंपल इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहां पर ये आपसे सिंबल पूछेगा, आप सिंबल डाल दीजिए निफ्टी 50 का। जैसे कि मैं यहां पर निफ्टी टाइप किया, जिस तरीके से हम एक सिंबल सिलेक्ट करते हैं किसी स्टॉक का, वो मैंने यहां पर भी सिलेक्ट कर लिया। परफेक्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, मुझे यहां पर लेंथ ऑफ द मूविंग एवरेज 10 नहीं चाहिए, ये नंबर मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि अगर मैं 10 यूज कर लेता हूं तो आप ये देखिए बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी शो हो रही है। प्राइसेस कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी इंप्लीकेशन क्या है। दोस्तों यहां पर अगर मैं मूविंग एवरेज को हाइड भी कर देता हूं तो ये जो ब्लैक लाइन नीचे जा रही है, जिसको मैं आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, यहां पर ये जो ग्रे कलर की लाइन जो मैंने ब्लैक कर दी है, ये जब जब नीचे जा रही है, इसका मतलब जो सिंबल आपने लगाया है ऊपर मेन फ्रेम में, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू जो सिंबल आपने यहां पर डाला था। तो 1 इज अंडर परफॉर्मिंग 2। इन दिस केस रिलायंस इज अंडर परफॉर्मिंग, इन दिस केस रिलायंस इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। और अगर ये यहां से ऊपर जा रहा है तो रिलायंस चाहे नीचे जाता रहे, लेकिन इसका मतलब रिलायंस स्टिल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब दोनों के नीचे जाने के बावजूद रिलायंस कम नीचे जा रहा है और निफ्टी ज्यादा नीचे जा रही है। इसका मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ रिलायंस की बढ़ती जा रही है। हम इस डेटा को किस तरीके से यूज करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत तरीका है, लेकिन वो करने से पहले मैं यहां पर कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डबल क्लिक करके वापस आ जाता हूं।
प्लॉट को मैं एक्टिवेट कर देता हूं और इसके इनपुट में जाके 100 या 200 कोई बड़ा नंबर हम यहां पर डाल देंगे और इसके स्टाइल में जाकर मैं थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर देता हूं। तो कहने का मतलब क्या है, जब जब ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के नीचे है रिलायंस निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा, और जब जब ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है रिलायंस निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। इस पीरियड में देखिए यहां पर ये लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है इस एरिया से टॉप तक, विच इज 26 जून से 8 जुलाई तक रिलायंस ऊपर गया 6% के आसपास। मैं साथ में चार्ट अप्लाई कर देता हूं और यहां पर मैंने अप्लाई किया निफ्टी का चार्ट। मैं आ जाता हूं उसी पीरियड में विच इज 26 जून से 8 जुलाई। तो यहां पर 26 जून से, दिस इज 26 जून एंड दिस इज 8 जुलाई, 8th ऑफ जुलाई। इस पीरियड में नोटिस करते हैं हमारे अकॉर्डिंग हमारी स्टडी ये कहती है कि इस पीरियड में रिलायंस ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। इस पीरियड में रिलायंस ऊपर गया है 6% और यहीं पर अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ऊपर गई है सिर्फ 2%, मतलब रिलायंस निफ्टी से 4 गुना एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है। अब दोस्तों यहां पर अगर हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करनी थी तो मुझे क्या करना चाहिए था, यहां पर मुझे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटजी अप्लाई करनी थी जिसमें मेरा रिस्क भी बहुत लिमिटेड रहता और रिवॉर्ड भी अच्छा मिल सकता था। मुझे 4% का रिवॉर्ड मिला है अपने कैपिटल पे, लेकिन यहां पर मुझे करना क्या था, मुझे यहां पर रिलायंस बाय नहीं करना था। मुझे यहां पर करना था, दो तरीके हो सकते थे यहां पर ट्रेड करने के। पहला, या तो मैं रिलायंस बाय करूं एंड एट द सेम टाइम मैं सेम मॉनेटरी वैल्यू की निफ्टी को शॉर्ट सेल कर दूं। कहने का मतलब क्या है, रिलायंस का एक लॉट अगर 7 लाख का है तो मैं 7 लाख का एक लॉट बाय कर लूं और 7 लाख का ही एक लॉट निफ्टी का मैं शॉर्ट सेल कर देता हूं। अब देखिए मैं मार्केट को लेकर कंप्लीटली हेज्ड हूं। अब अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाए, बजट की स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिस दिन निफ्टी 8.25% नीचे थी इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन 4 जून को, उस दिन रिलायंस भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी से नीचे था, सेम अमाउंट ऑफ परसेंटेज से नीचे था। तो दोस्तों यहां पर आपका रिस्क बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन रिवॉर्ड है आपका ओवर वैल्यूएशन का, रिवॉर्ड है आपका ओवर परफॉर्मेंस का या आउट परफॉर्मेंस का। तो इस पीरियड में मैंने जहां पर रिलायंस को बाय किया, निफ्टी को शॉर्ट सेल किया, यहां पर मुझे 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, जबकि मैं मार्केट में कंप्लीटली हेज था, मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके जा सकता हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां पर आप सिंपली 9 पीरियड, 30 पीरियड और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा लीजिए। निफ्टी तो ऊपर है, रिलायंस भी ऊपर है, आप यहां पर सिंपली रिलायंस का शेयर लेकर बैठ जाइए। जब तक वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तब तक आपके इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। पहला तो रिलायंस निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, दूसरा रिलायंस इटसेल्फ भी पॉजिटिव है, बुलिश है। तो ऐसे केस में आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हां, यहां पर हम सेकंड केस में अपनी मेन स्ट्रेटजी से डेविएट हो जाते हैं। मैं आपको मेन स्ट्रेटजी में बता रहा था कि आप किस तरीके से पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, रेशो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें रिस्क बहुत ही मिनिमल रहता है। लेकिन अगर आपके पास उतनी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सिंपली यहां पर ऐसे प्ले कर सकते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं अपनी मेन स्ट्रेटजी पे। इस पीरियड में मैं रिलायंस फ्यूचर्स बाय कर लूंगा और निफ्टी फ्यूचर सेम अमाउंट ऑफ मनी की या ऑलमोस्ट सेम अमाउंट मनी की मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर दूंगा। अब यहां पर ये शॉर्टकट मत ढूंढिएगा कि रिलायंस बाय करके निफ्टी की पुट बाय कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि पुट में थीटा डीके होगा। हम यहां पर फ्यूचर टू फ्यूचर ही ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए, लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है। हेज फंड्स तक इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, थोड़ी बहुत डेविएशन के साथ ऑफ कोर्स। अब यहां पर नोटिस करते हैं, यहां पर रिसेंटली अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पे रिलायंस ने, ये इंडिकेटर कहता है कि रिलायंस अब निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा। दिस इज 19th ऑफ जुलाई। 19th ऑफ जुलाई से लेकर 19th ऑफ जुलाई से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो यहां पर रिलायंस नीचे जा रहा है और 19th ऑफ जुलाई से लेकर, जो कि अगेन यहां कहीं पर है, 19th ऑफ जुलाई से लेकर निफ्टी ऊपर भी गई है और निफ्टी नीचे भी गई है। अब यहां पर मजे की बात देखिए, ये चार्ट कहता है कि यहां पर रिलायंस निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा। अगर हम इस पीरियड में देखें, यहां से इस लाइन से यहां तक देखें, तो निफ्टी में जो डाउनवर्ड मूव आया है इस पूरे पीरियड में वो है सिर्फ 1.5% का,
क्योंकि इससे पहले निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर भी गई, फिर नीचे आई, और फिर आज जहां पर खड़ी हुई है वहां पर सिर्फ 1.5% की डाउनसाइड रह गई है। लेकिन यहीं से अगर हम इस एरिया से रिलायंस का मूव देखें तो रिलायंस इज करंटली डाउन बाय 16.74%। दोस्तों अगर आपने यहां पे रिलायंस को शॉर्ट सेल और निफ्टी को बाय किया होता, आप 15% रिटर्न बिना कोई खास रिस्क अपने घर पे लिए ले सकते थे, एक्यूमुलेट कर सकते थे। दोस्तों दिस इज द ब्यूटीफुल ट्रेड। हैविंग सेड दिस, इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है तो फिर अगर हम एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें, जिस टाइम पे हमारी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30-100 के नीचे जाती है, उस पूरे पीरियड में हम रिलायंस को शॉर्ट सेल करके रख सकते हैं। यहां पर हमें वो ट्रेड मिलता है जहां पर 30-100 के नीचे चली जाती है और 9 ऑलरेडी नीचे थी, यहां से हमें एक अच्छा ट्रेड मिला था। चलिए मान लेते हैं कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, हम कॉस्ट पे बाहर निकल आए। उसके बाद हमें यहां से जो ट्रेड मिला जहां पर 9 इज लेस देन 30 एंड 30 इज लेस देन 100, हमें यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1450 से लेके ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास की हमें डाउनसाइड देखने को मिली, विच इज ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम वापस अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, पेयर ट्रेडिंग में, आप यहां नोटिस कीजिए कि रिलायंस हैज सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म निफ्टी और निफ्टी हैज आउट परफॉर्म रिलायंस। आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप यहां पर क्या कर सकते थे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन अगेन ये तरीका सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझ में आती है। जो मैच्योर ट्रेडर्स है मार्केट में, एज अ बिगिनर यू शुड नॉट ट्राई दिस। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं, अगर आपको समझ में आता है कि मेरे स्टॉप लॉसेस, मेरे टारगेट सब कुछ कैसा रोल प्ले करते हैं मेरे बिहेवियर के अंदर, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी यहां पर बता सकता हूं। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले सोचिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तभी उसको अप्लाई कीजिएगा। यहां पर नोटिस कीजिए मैं क्या कर सकता था, द स्ट्रेटेजी सेज के रिलायंस वीक रहेगा और निफ्टी उतनी वीक नहीं रहेगी। मैं यहां पर क्या कर सकता था, मैं यहां पर निफ्टी 20, निफ्टी का ETF परचेज कर लेता। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर नहीं परचेज करता, मैं निफ्टी का ETF परचेज कर लेता। निफ्टी के ETF को मैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पे प्लेज करता और इमीडिएटली अगले 4 से 5 मिनट के अंदर मुझे उसका मार्जिन मिल जाता। उस मार्जिन को ही यूज करके मैं यहां पर रिलायंस के फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर सकता था। इससे मैं अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर लेता और इससे मुझे 2 फ्यूचर्स की वॉलेटिलिटी मैनेज ना करनी पड़ती। निफ्टी ETF इज एनीवेज सेफ प्रोडक्ट। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं 22 जुलाई से लेकर अभी तक। तो यहां पर अगर मैं निफ्टी 20 देखता हूं तो अराउंड 22 जुलाई से अभी तक निफ्टी 20 ने सिर्फ 1% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि रिलायंस ने आपको 16-17% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहां पर अगर आपको स्ट्रेटेजी बुक करनी होगी, क्योंकि अब ये वापस ब्रेकआउट देने वाला है, एक बार ये ब्रेकआउट दे देता है, आपको स्ट्रेटेजी वापस बुक करनी है। आप निफ्टी ETF को एग्जिट कीजिए, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप इसको एग्जिट कर रहे हैं। रिलायंस फ्यूचर में क्योंकि आप 2-3 बार रोल ओवर कर चुके हैं, आप रिलायंस फ्यूचर्स में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पेयर ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रेशियो ट्रेडिंग। एक वीडियो बहुत ही कम है इसको समझने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसकी एक और वीडियो लेकर आ पाऊं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है। ऐसे बहुत सारे कोरिलेटेड स्टॉक्स के अंदर हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको इस स्ट्रेटेजी में मजा आया होगा। आप मुझे अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.